Hello everyone. So today we are going to discuss the next topic, which is all about perquisites, or a shorter form is perks. Now हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया था. अलाउंसेस वो बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश. वो अपने एम्प्लॉय को कैश हैंड ओवर कर देता है कुछ अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और वो पूरे के पूरे टैक्सेबल भी हो सकते हैं, फुली एग्जाम भी हो सकते हैं और पार्टली टैक्सेबल भी हो सकते हैं. उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी वीडियोस कवर की हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पर्क्स और पर्क्विजिट्स. पर्क्स या पर्क्विजिट्स अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, बट वो कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं होते. वो हमेशा काइंड की फॉर्म में ही दिया जाता है. अगर वो कैश की फॉर्म में होगा तो वो अलाउंस में जाएगा बेनिफिट. अगर वो काइंड की फॉर्म में बेनिफिट दिया जा रहा है तो वो हमेशा पर्क्विजिट्स में ही कवर किया जाता है. अब जितने भी टाइप्स ऑफ पर्क्विजिट्स हैं वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. पर्क्विजिट्स टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, वो जो हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, it hardly matters, it is taxable for everyone. Then second है perquisites exempt from tax in the case of all employees, जो हर एक एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है. मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको उनके पर्क्स के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. इस कैटेगरी में वो वाले पर्क्स आते हैं. और जो थर्ड है perquisites taxable only in the hands of specified employees, वो बेनिफिट्स जो काइंड में रिसीव हुए हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल हैं, बाकी सब के लिए वो टैक्सेबल नहीं होते. तो उनको हम थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्क्स में पुट डाउन करते हैं. नाउ वट एवर द 3 कैटेगरीज ऑफ पर्क्स आर, इन सभी को ही रीड करना इम्पॉर्टेंट है. और आज हम जिस पर्क्विजिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द रेंट फ्री अकोमोडेशन. अब रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है? इसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपना खुद का घर रहने के लिए दे देता है, या फिर वो अपने एम्प्लॉय को किसी घर को रेंट पर लेकर फर्दर उसको रेंट पर देता है. लेट्स सपोज 3 पार्टीज हैं. देयर आर 3 पार्टीज, पार्टी ए, बी एंड सी. जो बी है वो एम्प्लॉयर है, सी है वो एम्प्लॉय है. अब रेंट फ्री अकोमोडेशन का केस ये है कि या तो बी अपनी खुद की प्रॉपर्टी सी को देगा रेंट पर, और इट मे बी गिवन फ्री. दोनों केसेस चल सकते हैं. बी अपनी खुद की प्रॉपर्टी सी को देगा कि आप किसी और जगह पर रेंट देने की बजाय मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुद अपना घर रेंट पर दे रहा हूँ, आप मेरे ही घर में रहो, मेरी ही प्रॉपर्टी में रहो. या फिर आप बाहर किसी को रेंट देने की बजाय मुझे कंसेशनल रेट पर रेंट पे कर दो. एक केस तो ये हो गया. या फिर केस क्या हुआ कि बी ने किसी थर्ड पार्टी से, मिस्टर ए से, उसकी प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया और उस प्रॉपर्टी को फिर सी को कम रेट पर रेंट पर दे दिया या फ्री में रेंट पर दे दिया. मीन्स आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट तो दे रहे हो बट कैश नहीं दे रहे. आप उसको एक फ्री में घर रहने के लिए दे रहे हो, या एक ऐसा घर दे रहे हो जिसका उसको रेंट कंसेशनल पे करना है, बट उसको कैश की फॉर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं जा रहा. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन देता है आइदर एट फ्री और एट कंसेशनल रेट, उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन बोला जाता है. अब इसमें एक और केस ये आता है कि जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, क्या वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है. अब फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब कि जब बी ने सी को कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई है तो उसने क्या उसमें फ़र्नीचर फैसिलिटी इंक्लूड की है, क्या उसमें उसने फ़र्नीचर बीच में इंक्लूड करके उसको रेंट पर दिया है या नहीं. अगर तो फर्नीचर ऑलरेडी एडेड है तो वो एक फर्निश्ड अकोमोडेशन है, या फिर अगर फर्नीचर एडेड नहीं है तो वो एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है.
अब यहाँ पर केस आता है कि अगर वो एक फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो बी ने वो फर्नीचर अपना ही दिया है या उसने ये भी थर्ड पार्टी से रेंट पर लेकर सी को प्रोवाइड करवाया है। फॉर एग्जाम्पल एनी सोफ़ा सेट, बी ने अपना घर सी को रहने के लिए तो दे दिया, बट बी ने सोफ़ा सेट अपना नहीं ले पाया, वो उसने एक थर्ड पार्टी से रेंट पर लिया है और फिर अपने एम्प्लॉय को दिया, तो वो रेंटेड फर्नीचर हो जाएगा। या फिर बी ने खुद ही अपना सोफ़ा सेट परचेज करके अपने एम्प्लॉय को दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या है, ओन्ड फर्नीचर है जो एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। अगर वो चाहे तो अपने एम्प्लॉय से एक कंसेशनल रेट ऑफ रेंट भी ले सकता है ऑन अकाउंट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। सो दिस इज द केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मिला है एम्प्लॉय को। अब हमने तो एक सैलरी में जितने भी बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं वो ऐड करने हैं, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। सो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन की जाती है कि एक्चुअल में बेनिफिट मिला कितना है एक एम्प्लॉय को। मतलब जो बेनिफिट एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है और उस मॉनेटरी वैल्यू को फिर उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है एंड देन टोटल सैलरी फिर टैक्सेबल की जाती है। Now let's check how to calculate that part. So the topic is the valuation of residential accommodation or the rent-free accommodation which is provided by the employer to employee. Now it depends whether the accommodation is owned by the employer or not, whether it is furnished or unfurnished. Now this whole table deals with each and every case where the accommodation is provided by employer. So we are doing the very first case where the accommodation is owned by the employer, जहाँ पर accommodation employer की खुद की है और उसने वो accommodation अपने employees को free of cost और at concessional rent पर दी हुई है। वहाँ पर हम उनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो अब बेनिफिट काइंड की फॉर्म में दिया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट, 15% of salary in cities having population greater than 25 lakhs। अगर तो उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन उस एरिया में दिया है जहाँ पर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो हम ये मानेंगे कि उनकी सैलरी का 15% ही रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। अगर उनकी पॉपुलेशन जिस एरिया में वो घर दिया गया है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लैक्स है बट लेस देन इक्वल टू 25 लैक्स है, देयर वी यूज टू कंसीडर कि 10% ऑफ सैलरी ही आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन है। अगर माना जाए कि बाकी सारे एरियाज़ है, मतलब अबव 2 केसेस को छोड़कर जो भी रेस्ट ऑफ द केसेस हैं वहाँ पर माना जाता है कि 7.5% ऑफ सैलरी ही आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन में गई हुई है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया फ्रॉम इन वेयर द अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन की मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ हम यहाँ पर जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट में जो भी हम अप्लाई करेंगे उसमें हम माइनस करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड। यहाँ पर एक अमाउंट मेंशन है एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट इफ़ एनी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। जो भी हम यहाँ पर केसेस सॉल्व करेंगे बीट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उसमें से एक अमाउंट माइनस की जाएगी जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पे कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। हमने केसेस अभी रीड आउट किए थे कि 2 तरह के केस होते हैं, या तो एम्प्लॉयर फ्री में अकोमोडेशन देता है एम्प्लॉय को, या फिर वो अपने एम्प्लॉय से कंसेशनल रेट लेता है, जो रेट मार्केट में चल रहा है उससे कम रेट लेगा अपने एम्प्लॉय से। सो अगर आप अपने एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहा है, पहले ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और बाद में जो भी वैल्यूएशन आएगी उसमें से ये अमाउंट को माइनस किया जाएगा जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को पे कर रहा है रेंट का। मींस एक तो एम्प्लॉयर ने फ़ायदा दिया और ऊपर से वो एम्प्लॉय से जो पैसा ले रहा है वो माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वही आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन की एक्चुअल वैल्यू है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट केस जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन कौन ओन कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का खुद का घर था।
अब ये केस तो हो गया, इसमें अगेन नेक्स्ट केस क्या आएगा कि जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की है क्या वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। अब फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब कि बीच में ही आपने उसको फर्नीचर प्रोवाइड करवाया है। अनफर्निश्ड का मतलब नथिंग इज़ प्रोवाइडेड, वो सिर्फ आपने घर दिया है, रहने के लिए जगह दी है, उसके साथ कोई भी एसेसरी नहीं दी है। तो अगर तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है तो आपकी यहाँ तक वैल्यू जो भी आई है वही केस रहेगा। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है देन हम ये टेबल की जो लास्ट कॉलम की वैल्यू है उसको भी निकालते हैं। नाउ व्हाट इज दैट वैल्यू? इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अब अगर फर्नीचर अपना एम्प्लॉयर अपना प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉय को, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर including television sets, refrigerators, other appliances, air conditioning plant or equipments or other similar appliances or gadgets। एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, वो एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उसमें जितना भी एम्प्लॉय को फर्नीचर प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके कॉस्ट की 10% वैल्यू उसके मेन रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। देन इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर नहीं था बट उसने वो फर्नीचर कहीं और से रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को दिया है, फिर हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम एज रिड्यूस्ड बाय, जो भी रेंट एक एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी को पे कर रहा है वही वैल्यू हम मानेंगे कि वो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। हाँ, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई पैसा ले रहा है इन रिटर्न तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो इन शॉर्ट इफ वी से कि एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी है, उसने अपने एम्प्लॉय को दी है, तो हम सबसे पहले क्या केस लेंगे कि हम चेक करेंगे कि उसकी पॉपुलेशन क्या है, ग्रेटर देन 25 lakhs और लेस देन 25 lakhs, इक्वल टू 25 lakhs बट ग्रेटर देन 10 lakhs, या फिर कोई भी केस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले उसकी एक रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आएगी उसमें से माइनस की जाएगी वो अमाउंट जो रेंट के बिहाफ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले रहा है, उस पार्ट को माइनस कर दिया जाएगा। वॉट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट, अब उसमें चेक किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आई है जिसको हम नेट कहेंगे, क्या ये फर्निश्ड अकोमोडेशन है या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। अगर ये फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो फिर से चेक किया जाएगा कि जो फर्नीचर प्रोवाइड करवाया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने कहीं से हायर किया है। अगर तो एम्प्लॉयर का खुद का है तो ऐड क्या करेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर उसने कहीं से लिया है तो हम क्या ऐड करेंगे, जो उसने रेंट पे किया है उस फर्नीचर का, वो इस पर्टिकुलर आरएफए में ऐड हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक फिगर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई रेंट ले रहा है उस फर्नीचर का तो वो आप इस पर्टिकुलर आरएफए में से माइनस करोगे, जो बैलेंस्ड अमाउंट होगी वही टैक्सेबल होगी और उसी को ही सैलरी के मेन कॉलम में पोस्ट किया जाएगा। दिस इज़ द केस वेयर द प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और उसने अपनी प्रॉपर्टी ही एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन के बेसिस पे दी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है या फिर उसने कंसेशनल रेट पर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह दी है। Now the next case is where the accommodation is taken on lease or rent by the employer। मीन्स केस अब ये आ गया कि एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, उसने कहीं और से इस प्रॉपर्टी को हायर करके अपने एम्प्लॉय को दिया है। तो उस केस में अब आरएफए कैसे निकालें, क्योंकि प्रीवियस केस में तो हमने पॉपुलेशन के बेसिस पर निकाला था। इस केस में देखा जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे करना है या कर दिया है उस प्रॉपर्टी का किस थर्ड पार्टी को, और 15% ऑफ सैलरी, या फिर निकाला जाएगा 15% ऑफ सैलरी। दोनों में से जो भी अमाउंट होगी वही मानी जाएगी आपकी आरएफए, विच एवर इज लोअर।
आइदर द एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है रेंट का अपने थर्ड पार्टी को, या फिर जो एम्प्लॉई सैलरी ले रहा है उसका 15%। दोनों में से जो लोअर है वो हम केस लेंगे RFA का, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट इफ एनी इज पेड बाय द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर ने कोई रेंट चार्ज किया है तो आपको वो माइनस करना है। पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। देन इसके बाद इसमें फर्दर केस आ जाएगा। यहाँ तक अभी हमने RFA निकाला है, इसके बाद फिर से चेक करेंगे कि क्या उस अकोमोडेशन में फर्नीचर प्रोवाइडेड था या नहीं। अभी तक जो वैल्यू आई है वो अनफर्निश्ड की आई है। अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है तो फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड करनी है। अब फर्नीचर की वैल्यू डिपेंड करती है कि फर्नीचर क्या एम्प्लॉयर का खुद का था या उसने उसको भी कहीं से रेंट पर लिया। अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो सेम केस रहेगा, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और अगर उसने उसको हायर किया हुआ है कहीं और से तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को। अब फर्निश्ड अकोमोडेशन का केस तो सेम है कि अगर आपने उसको हायर किया है या खुद का है, वो दोनों ही केसेस में सेम है। माइनस किया जाएगा वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से चार्ज कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। So this is the case of rent-free accommodation which you have to learn. Now हमने काफ़ी केसेस में यहाँ पर रीड किया है कि हमने 15% ऑफ सैलरी निकालना है, 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे HRA में एक सैलरी का मीनिंग था, वैसे ही रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी सैलरी का एक मीनिंग है। Salary includes pay. Pay means the basic wages. Allowances, bonus or commission, payable monthly or otherwise or on any monetary payment. कोई भी ऐसी बेसिक पे, उसमें आपके अलाउंसेस को ऐड किया जाएगा। कोई बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, किसी भी वर्कर को कोई मॉनेटरी पेमेंट मिल रही है, वो इसमें ऐड कर दी जाएगी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स एज द केस में बी। वॉट एवर द केसेस, वो सब कुछ आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और उस सैलरी को ही कंसीडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, नेमली, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। DNS allowance or DNS pay until it enters into computation of superannuation or retirement benefits of the employee concerned. अब यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट लाइन में लिखा है कि अलाउंस ऐड करने हैं। अब लिख दिया एक एग्जम्पशन है, अलाउंसेस ऐड तो करोगे बट DNS अलाउंस को तभी ऐड करना है अगर उसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालते टाइम यूज़ करेंगे। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालते टाइम आप DNS अलाउंस को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको यहाँ पर भी ऐड नहीं करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड को तो वो भी नहीं आएगा। अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, जिन अलाउंसेस के ऊपर टैक्स अलाउड ही नहीं है, जो फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस होते हैं, वो भी आप ऐड नहीं करोगे। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17(2). 17(2) जिन पर्क्स को कहता है, जिन पर्क्स के रिगार्डिंग प्रोविजन देता है, उनको भी आपने ऐड नहीं करना। यू विल कम टू नो इन डिटेल। Any payment or expenditure specifically excluded under the proviso to section this, that is payment of medical insurance premium specified thereon. कोई भी ऐसी पेमेंट जो हमने सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंडर करनी है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्लेम है तो वो भी ऐड नहीं किया जाएगा। So this is the main meaning of rent-free accommodation. Revise it thoroughly. We will do the other part in the next class. Thank you.